तो चलो आज का जो क्लास होगा उसमें हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स देखेंगे। जो चैप्टर हम लोग पिछला चैप्टर पढ़े थे वर्क पावर एनर्जी, तो वर्क पावर एनर्जी में हम लोग क्या देखे थे? स्केलर प्रोडक्ट देखे थे। क्या देखे थे? स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट देखे थे। स्केलर प्रोडक्ट, और इसी का दूसरा नाम क्या है? डॉट प्रोडक्ट है। क्या है? डॉट प्रोडक्ट। तो स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट कहाँ पे यूज करते हैं? हम लोग स्केलर प्रोडक्ट और दो या फिर डॉट प्रोडक्ट वहां यूज करते हैं जहां पे दो वेक्टर को दो वेक्टर मल्टीप्लाई होकर के स्केलर दे दे। क्या दे दे? स्केलर। जैसे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है, और ये दोनों से मिलता है वर्क। जो वर्क जो है ये स्केलर है। क्या है? और फोर्स क्या है? वेक्टर है। और डिस्प्लेसमेंट भी क्या है? वेक्टर है। समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पे दो वेक्टर का हम लोग डॉट प्रोडक्ट, यानी सिंपली समझो वेक्टर को दो तरीके से मल्टीप्लाई किया जाता है। एक होता है डॉट प्रोडक्ट और दूसरा होता है क्रॉस प्रोडक्ट। समझ पा रहे हैं? डॉट प्रोडक्ट में हम लोग वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी लिखते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट में वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी लिखते हैं। समझ में आ रहा है? लेकिन यहाँ दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने से स्केलर क्वांटिटी मिल जाता है, और यहाँ पे दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने से वेक्टर ही मिलता है। समझ पा रहे हैं? कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा ना यहाँ तक? तो ये हम पिछले क्लास में, मतलब पिछले चैप्टर में देख चुके हैं। अब रह गया कि जब अगर दो वेक्टर है, मान लो कि ये वेक्टर है ए और ये वेक्टर है बी, और दोनों के बीच का एंगल है थीटा, तो ये दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हम निकालेंगे कैसे? ठीक है, तो जब हम वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी लिखते हैं तो ए बी कॉस थीटा लिखते हैं। यानी ए, जो ए का मैग्नीट्यूड होता है, बी का मैग्नीट्यूड, और कॉस यहाँ का जितना एंगल होता है वो लगा देते हैं। समझ पा रहे हैं यहाँ तक? अगर मान लो कि ए जो वेक्टर है वो इस तरीके से रहे, x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप, यानी कंपोनेंट जो एक्स वाई एक्सिस का उस फॉर्म में अगर रहे, और बी जो है वो x2 आई कैप y2 जे कैप प्लस z2 के कैप के फॉर्म में रहे, तब वेक्टर ए डॉट बी निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? x1 x2 यानी दोनों का आई, जो x एक्सिस का कंपोनेंट है आई कैप के साथ, उसको, और y एक्सिस का जो कंपोनेंट है और z एक्सिस का जो कंपोनेंट है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी x1 इंटू x2 प्लस y1 इंटू y2 प्लस z1 इंटू z2 करके सॉल्व कर देते थे, और ये चीज हम लोग पहले देख चुके हैं। लेकिन जब हम लोगों को टॉर्क निकालने की जरूरत पड़ जाए, टॉर्क भी जो हम लोग निकालते हैं, निकालेंगे, अभी सीखेंगे, तो वहां पे दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने से टॉर्क निकलता है। लेकिन जो टॉर्क है वो वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है? यानी यहाँ पे दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने से वेक्टर मिलने वाला है। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम जिस तरीके से लीनियर मोमेंटम पढ़े P इक्वल टू एम भी, उसी तरीके से एंगुलर मोमेंटम पढ़ना है। और एंगुलर मोमेंटम में दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे और थर्ड जो है वो भी वेक्टर ही मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोगों को क्रॉस प्रोडक्ट करने की जरूरत पड़ेगा। तो समझते हैं अब क्रॉस प्रोडक्ट होता क्या है। तो चलिए देखिए, क्रॉस प्रोडक्ट की अगर बात करें, क्रॉस प्रोडक्ट, तो क्रॉस प्रोडक्ट को दूसरा नेम जो है वो वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक? इसमें क्या होता है कि अगर ये मान लो ये वेक्टर है ए, ये वेक्टर है ए और ये वेक्टर है बी, और दोनों के बीच का एंगल है थीटा, दोनों के बीच का एंगल है थीटा। तो चलिए अब एनसीईआरटी का थोड़ा मदद ले लेते हैं। एनसीईआरटी यहां से बता रहा है, ध्यान से समझिएगा कि डेफिनेशन क्या है वेक्टर प्रोडक्ट का। तो अ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी,
ए और बी दो वेक्टर है, उसका वेक्टर प्रोडक्ट निकालोगे तो सी मिलेगा जो एक वेक्टर होगा। आ रहा समझ में? और सी का मैग्नीट्यूड यानी सी का जो लेंथ निकालोगे वो ए बी साइन थीटा के बराबर होगा, ए बी साइन थीटा के बराबर होगा। आ रहा समझ में? और सी जो होगा वो वेक्टर ए और वेक्टर बी पे परपेंडिकुलर होगा। जैसे सिंपली समझिए, ये ए और बी को जब क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो मिल रहा है ये वेक्टर सी, जो ये सी वेक्टर है वो ए और बी पे परपेंडिकुलर है, ए और बी पे। और ये जो सी मिलेगा वो ए क्रॉस बी के बराबर होगा, ए क्रॉस बी के। अगर हम ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालना चाहें, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालना चाहें तो ए बी साइन थीटा लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ए बी साइन थीटा यूज करेंगे। समझ पा रहे हैं? जहां पे थीटा जो है वो ए और बी के बीच का एंगल को बताएगा। कोई डाउट यहाँ तक? नहीं। अब ये जो वेक्टर है वो किस डायरेक्शन में, ए और बी के ऊपर परपेंडिकुलर तो मिलेगा लेकिन किस डायरेक्शन में मिलेगा, तो इस चीज को बताने के लिए यहाँ पे दिखाया गया है फिगर। ये राइट हैंड थंब रूल को यूज करता है। जैसे मान लो कि ये है वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी। अगर ए को बी से क्रॉस करा रहे हैं, बी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दोनों के बीच का एंगल है थीटा, तो ये इस डायरेक्शन में घूम रहा है ना, राइट हैंड थंब रूल या स्क्रू रूल बोल सकते हैं कि यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो ये अंगूठा, ये मान लो इस डायरेक्शन में हम वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जिधर मेरा उंगली मूव कर रहा है, तो थंब जिधर जा रहा है दोनों वेक्टर को मल्टीप्लाई करने से जो तीसरा वेक्टर मिलेगा वो अंगूठा के डायरेक्शन में मिलेगा। तो ये जो वेक्टर मिल रहा है आपको ये ए क्रॉस बी के बराबर होगा। इसी चीज को यहाँ पे एनसीईआरटी बुक में दिखाया है। ये हाथ है ए क्रॉस बी, ए से बी को मल्टीप्लाई कर रहे हो और वो किधर घूम रहा है, जिधर ये उंगली घूम रहा है। समझ पा रहे हैं? तो ये जो अंगूठा का जो थंब का जो डायरेक्शन होगा वो ए क्रॉस बी बताएगा। समझ पा रहे हैं? अगर यहीं पे हम बी क्रॉस ए करें, जैसे ए क्रॉस बी किए, ए को बी से मल्टीप्लाई किए तो ये थंब गया ऊपर के तरफ, ठीक है। अगर हम बी क्रॉस ए करें तो उल्टा हो जाएगा ना, बी इधर है ए इधर है, तो इधर ना हाथ घूमेगा तो थंब किधर जाएगा, नीचे के तरफ। तो ये हो जाएगा हमारा बी क्रॉस ए। आप ए क्रॉस बी करो या बी क्रॉस ए करो, एक्चुअली में यहाँ लेंथ बराबर होगा दोनों का लेंथ क्या होगा, बराबर होगा, सिर्फ डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा, डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा। ए क्रॉस बी अगर आप करते हैं तो मिलता है आपको ए बी साइन थीटा। अब मान लो ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन को हम लिख दे रहे हैं एन कैप। क्या लिख दे रहे हैं? एक यूनिट वेक्टर से इस डायरेक्शन को दिखा रहे हैं। तो अगर बी क्रॉस ए करेंगे, बी क्रॉस ए करेंगे, समझ पा रहे हैं, तब मिलेगा, तब भी मिलेगा ए बी साइन थीटा। क्या मिलेगा? ए बी साइन थीटा, लेकिन डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा, डायरेक्शन नीचे की तरफ हो जाएगा। अगर ये आपका एन कैप है तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में आपका माइनस एन कैप होगा। समझ पा रहे हैं? कोई इशू तो नहीं है ना? तो ये समझ गए। अब अगर बताइए कि अगर हम लोग ए क्रॉस ए करना चाहें, मतलब ए वेक्टर को ए के साथ क्रॉस कराना चाहें, तो सबसे पहले देखो क्या करना पड़ता है, ए बी साइन थीटा, हमको एंगल भी चाहिए। तो ए और ए दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, 0 डिग्री होगा ना। जिस डायरेक्शन में ए होगा उसी डायरेक्शन में फिर ए को लिखिएगा तो उसी डायरेक्शन में ना लिखना पड़ेगा, और दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, 0। और जब यहाँ पे ए क्रॉस ए कीजिएगा तो हो जाएगा ए बी के जगह पे भी ए साइन 0 डिग्री, और साइन 0 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होकर के 0 हो जाएगा। यानी कोई भी वेक्टर का उसी के साथ अगर क्रॉस प्रोडक्ट निकालिएगा तो 0 मिलेगा। क्या मिलेगा? अब चलो हम थोड़ा एनसीईआरटी को इतना समझ चुके हैं ना, तो एनसीईआरटी फैमिलियर करना बहुत जरूरी है, एनसीईआरटी समझना बहुत जरूरी है। देखिए यहाँ पे ये तो बता चुके थे कि सी जो मिलेगा वो परपेंडिकुलर होगा ए और बी दोनों पे। अगर हम लोग राइट हैंडेड स्क्रू रूल को यूज करते हैं, its head lying in the plane of A and B and the screw perpendicular to this plane, and if we turns the head in the direction of A to B, then the tip of the screw advances in the direction of C। ध्यान दीजिए, बोल रहा है कि ये स्क्रू का बेस हम लोग प्लेन में रखे जहां पे A और B है। समझ में आ रहा है?
तो अगर ए को बी से मल्टीप्लाई करोगे तो स्क्रू का जो टॉप पॉइंट है उधर दिखाएगा डायरेक्शन सी का। इसी को यहाँ हम लोग राइट हैंड स्क्रू रूल से देख रहे हैं। हम इसको राइट हैंड थंब रूल बोलेंगे, इसको राइट हैंड स्क्रू रूल, क्योंकि यहाँ पे अंगूठा डायरेक्शन बता रहा है और यहाँ पे स्क्रू डायरेक्शन बता रहा है। समझ पा रहे हैं? तो एनसीईआरटी बुक को पढ़िएगा। देखिए ए नंबर फिगर में क्या लिखा है, लिखता है रूल ऑफ द राइट हैंडेड स्क्रू फॉर डिफाइनिंग द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। यहाँ पे स्क्रू का रूल, जो राइट हैंडेड स्क्रू का रूल को यूज किया गया है, जहाँ पे दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करने से जो डायरेक्शन मिलेगा उसको दिखाने के लिए इसको यूज किया गया। और सेकंड में रूल ऑफ राइट हैंड फॉर द डिफाइनिंग द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, राइट हैंड थंब रूल भी बोल सकते हैं इसको। क्लियर है या कंफ्यूजन है? अब फिर आगे क्या लिखा है देखिए, आगे लिखता है कि सिंपलर वर्जन में बोले तो राइट हैंड रूल जो है फॉलोइंग, ओपन योर राइट हैंड, अपने हाथ को ऐसे खोलो, पाम एंड कर्ल द फिंगर, और अपने हथेली और उंगली को ऐसे कर्ल करो, मोड़ो। फिंगर अगर पॉइंट कर रहा है ए टू बी, मतलब ये उंगली ए से बी की तरफ मुड़ रहा है, तो थंब जो होगा, योर इरेक्टेड थंब, जो इरेक्टेड सीधा थंब है, उसी का डायरेक्शन बताएगा। ये तो समझ चुके हैं, कोई दिक्कत है क्या? चलिए अब देखिए आप वेक्टर का जब डॉट प्रोडक्ट करते थे, ए डॉट बी करो तो बी डॉट ए करो, दोनों बात बराबर होता था, क्योंकि वो स्केलर है। समझ पा रहे हैं? उसका डायरेक्शन से कोई लेना देना। लेकिन जब क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों एक बात नहीं है, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में मिलता है तो ये इसका अपोजिट डायरेक्शन में मिलता है, इसलिए ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होगा। अगर आपको ए क्रॉस बी लिखना है तो ए क्रॉस बी जो होगा, ए क्रॉस बी जो होगा वो माइनस बी क्रॉस ए के बराबर होगा। यानी बी क्रॉस ए का जो डायरेक्शन है उसका उल्टा डायरेक्शन लो तो ये मिल जाएगा। ऑब्वियसली इसका उल्टा डायरेक्शन लेंगे तो यही ना मिल जाएगा। समझ पा रहे हैं? तो इस रूल को ये फॉलो करेगा। क्लियर है यहां तक या कंफ्यूजन है? और बहुत ही मजेदार बात यहाँ पे लिखा है कि अगर हम किसी मिरर में, अच्छा आप मिरर में किसी इमेज को देखते हैं तो वो उल्टा होकर के दिखता है, रोटेट होकर के दिखता है। अगर आप एक्स एक्सिस का मिरर इमेज देखेंगे तो माइनस एक्स एक्सिस, जैसे मान लो कि ये एक्स है और ये एक्स डैश है, ये वाई है और ये वाई डैश है। यहाँ पे आप मिरर लगा दीजिएगा तो एक्स एक्सिस जो है इधर ना दिखने लगेगा, अपोजिट ना दिखने लगेगा, और एक्स को इधर क्या बोलते हैं, पॉजिटिव, इधर क्या बोलते हैं, नेगेटिव। तो एक्स का मिरर क्या होगा, माइनस एक्स, वाई का मिरर इमेज क्या होगा, माइनस वाई, जेड का उल्टा होगा माइनस जेड। इसी तरीके से वेक्टर ए का अगर मिरर में इमेज देखोगे तो माइनस ए, और बी का देखोगे तो अपोजिट डायरेक्शन में माइनस बी होगा। अगर आप ए क्रॉस बी करो या फिर माइनस ए क्रॉस माइनस बी करो तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होकर के प्लस हो जाएगा, यानी ए क्रॉस बी के ही बराबर मिलेगा। यानी ए क्रॉस बी डज नॉट चेंज साइन अंडर द रिफ्लेक्शन, यानी वेक्टर को रिफ्लेक्शन करा करके मल्टीप्लाई करो या फिर विदाउट रिफ्लेक्शन मल्टीप्लाई करो, उसका जो रिजल्ट है उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और उसके डायरेक्शन में भी कोई चेंजेज नहीं आएगा। ये भी बात बताया हुआ, ये सब एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके अलावा ए का अगर डॉट प्रोडक्ट करोगे बी और सी के साथ, बी प्लस सी, तो ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी के बराबर होगा। लेकिन अगर ए क्रॉस बी प्लस सी करोगे तो ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी के भी बराबर होगा। अभी जस्ट बताएं कि दो ए क्रॉस ए यानी दो वेक्टर सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे तो जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो हो जाएगा? क्योंकि साइन 0 डिग्री आएगा। तो यहां तक समझने में कोई दिक्कत हो रहा है क्या? अब याद करो कि जो आई कैप, ध्यान से समझिएगा, आई कैप एक यूनिट वेक्टर है जो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन को दिखाता है, और आई कैप दूसरा लिए यूनिट वेक्टर जो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन को दिखाता है। तो ये दोनों वेक्टर के बीच का एंगल क्या होगा, 0 होगा। समझ में आ रहा है? और जब इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो आई यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड 1, ये दूसरा भी आई यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड 1, तो इसका फिर आगे क्या लगेगा, साइन थीटा लगेगा, साइन 0 डिग्री, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है। तो इसीलिए आई क्रॉस आई करने से 0 हो जाएगा। यानी सेम वेक्टर का क्रॉस निकालो, आई क्रॉस आई कैप 0, जे क्रॉस जे कैप 0, के क्रॉस के कैप 0। आ रहा समझ में? लेकिन देखो
अब मान लो, ध्यान समझिएगा, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये है जेड एक्सिस। तो देखिए, अगर हम x क्रॉस y करेंगे, मतलब x को y से मल्टीप्लाई करेंगे, तो थंब ऊपर की तरफ जाएगा ना, तो z मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? z। यानी i कैप क्रॉस j कैप अगर करेंगे तो k कैप मिल जाएगा। समझ पा रहे हैं? क्योंकि x एक्सिस के डायरेक्शन को कौन दिखाता है? i कैप, और y एक्सिस के डायरेक्शन को कौन दिखाता है? j कैप। दोनों को क्रॉस कराएंगे तो क्या मिल जाएगा? k कैप। समझ पा रहे हैं? तो i कैप क्रॉस j कैप करेंगे तो क्या मिल जाएगा? k कैप। अगर j कैप, मान लो कि y और z एक्सिस को मल्टीप्लाई करेंगे, j कैप क्रॉस k कैप, तो क्या मिल जाएगा? ये x एक्सिस मिल जाएगा। अगर हम j कैप क्रॉस k कैप करेंगे क्या मिल जाएगा? i कैप। समझ पा रहे हैं? और अगर मान लो कि ये जो z एक्सिस है उसको y एक्सिस की तरफ मल्टीप्लाई करें, k कैप को i की तरफ, तो इधर मिल जाएगा j कैप। तो अगर k कैप क्रॉस i कैप करेंगे तो मिल जाएगा j कैप। समझ पा रहे हैं? इसी चीज को अच्छे से याद रखने के लिए एक शॉर्ट में हम एक यहाँ पे सर्कल बना करके समझा सकते हैं। ठीक है, हम सर्कल में आई कैप जे कैप के कैप, आई कैप जे कैप के कैप लिख दी। अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमोगे, एंटी क्लॉकवाइज मतलब आई को जे से मल्टीप्लाई करोगे के मिल जाएगा, आई को जे से मल्टीप्लाई करोगे के, जे को के से आई, के को आई से जे मिल जाएगा। लेकिन अगर इसका उल्टा तुम घूमोगे घड़ी के डायरेक्शन में, तब ये नेगेटिव साइन देने लगेगा। समझ पा रहे हैं? जैसे देखो, आई क्रॉस जे किए तो एक्स इधर था, वाई इधर था, तो ऐसे घूमा और थम गया ऊपर। लेकिन अगर वाई और आई को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाई पहले इधर है और एक्स इधर है, तो ऐसे ना घूमेगा और थम कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा, तो उल्टा डायरेक्शन ना मिल जाएगा। तो अगर हम लोग जे क्रॉस आई कैप अगर करें तो माइनस के कैप मिलेगा, के क्रॉस जे कैप करें तो माइनस आई कैप मिलेगा, और आई कैप क्रॉस के कैप करें तो माइनस जे कैप मिलेगा। समझ पा रहे हैं या कोई दिक्कत है? तो अगर क्लॉकवाइज घूमेंगे, जो डायरेक्शन दिया उधर घूमेंगे, तो आई को जे से मल्टीप्लाई करो के मिलेगा, के को आई से मल्टीप्लाई करो जे मिलेगा, ये रूल फॉलो होगा। और अगर उल्टा डायरेक्शन में घूमेंगे तो ये नेगेटिव होने लगेगा। अगर हम लोग जे आई को मल्टीप्लाई करेंगे, जे क्रॉस आई, तो माइनस के मिल जाएगा, आई क्रॉस के करेंगे तो माइनस जे मिल जाएगा। याद रहेगा? समझ पा रहे हैं? ओके, जैसे यहाँ पे देखिए सेम चीजों को दिखाया कि जे क्रॉस के करेंगे आई मिल जाएगा, के क्रॉस आई करेंगे जे मिल जाएगा। लेकिन अगर उल्टा किए, जे से आई के तरफ गए तो माइनस के मिलेगा, के से जे के तरफ गए तो माइनस आई मिलेगा, और आई क्रॉस के उल्टा डायरेक्शन में अगर चले तो माइनस जे मिलेगा। समझ पा रहे हैं यहाँ तक? अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम लोग ए क्रॉस बी वेक्टर फॉर्म में अगर दिया रहेगा तो उसको कैसे निकालेंगे। जैसे ध्यान से समझिए, एक वेक्टर है ए जो है x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप, और एक वेक्टर है बी, ये है x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप। समझ पा रहे हैं यहां तक? तो अगर हम ए क्रॉस बी करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, हम सॉल्व करने का तरीका यहां बताएंगे, और यहां क्या किया है वो हम बता रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ए को लिख दिया, ए एक्स ए वाई ए जेड लिया, ये आई कैप जे कैप, ये वेक्टर ए हो गया और ये वेक्टर बी हो गया। ठीक है, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ए एक्स इंटू बी एक्स, समझ पा रहे हैं? ए एक्स इंटू बी एक्स अगर करेंगे तो आई कैप क्रॉस आई कैप हो जाएगा, और आई कैप क्रॉस आई कैप क्या होता है? जीरो होता है, तो उसको लिखने की जरूरत, क्योंकि वो जीरो हो जाएगा। तो ए एक्स इंटू बी वाई करेंगे, ए एक्स इंटू अगर बी वाई करते हैं तो आई कैप क्रॉस जे कैप होगा, और आई कैप क्रॉस जे कैप क्या देता है? के कैप देता है, अभी देख चुके हैं पहले। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? ए एक्स, समझ पा रहे हैं, बी वाई से मल्टीप्लाई होगा और यहाँ डायरेक्शन आ जाएगा के कैप। क्लियर है? समझ पा रहे हैं? फिर जब ए एक्स को बी जेड से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए एक्स इंटू बी जेड, और डायरेक्शन होगा आई क्रॉस के। तो आई देखिए, आई
क्रॉस जे करते हैं तब मिलता है के, और यहाँ उल्टा हो गया, आई क्रॉस के हो गया तो माइनस जे मिलेगा, इसीलिए यहाँ माइनस हो गया और ये जे लिखा हुआ है। समझ पा रहे हैं कंफ्यूजन क्या? लेकिन इसको हम एक सॉल्व करने का जो डिटरमिनेंट का तरीका है, इस तरीके से हम लिख करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, यही रिजल्ट आ जाएगा। समझ पा रहे हैं? और ये मैथमेटिक्स में ये डिटरमिनेंट कहलाता है, क्लास 12 के मैथमेटिक्स में, जहां पे जाकर के इसको हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे तो आपको सीखना पड़ेगा। तो ये जो तरीका है इसी तरीके से आपको बनाना है। समझ पा रहे हैं? और वो यहाँ पे कैसे हो रहा था वो समझ गए ना? अब इसको देखिए, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले आई कैप जे कैप के कैप लिखेंगे ऊपर में। अब पहले कौन सा वेक्टर है? ए, तो ए का कंपोनेंट लिखेंगे x1 y1 z1, और फिर दूसरा कौन है? बी, तो बी का कंपोनेंट x2 y2 z2। क्लियर है यहां तक? अब इसके बाद क्या करेंगे, अब इसके बाद हम लोग फर्स्ट स्टेप में ये जो रो है और ये जो कॉलम है, सॉरी ये जो रो और ये कॉलम है उसको हटा दो, तो क्या बच जाएगा? y1 z1 y2 z2, और यहां पे लिखो आई के। समझ पा रहे हैं? फिर आपको देना है साइन माइनस का, फिर अगर पहला रो और दूसरा कॉलम को हटाना है, मतलब y1 y2 को हटाना है, ये वाला पार्ट। समझ पा रहे हैं? तो बच क्या जाएगा? x1 x2, और यहां बच जाएगा z1 z2। क्लियर है यहां तक? और यहां लिखेंगे जे कैप, क्या लिखेंगे? फिर प्लस साइन, अगर जेड वाला टर्म को हटाएंगे। समझ पा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे देखो ax और bx मल्टीप्लाई हुआ था तो आई क्रॉस होकर के 0 हो गया था, मतलब जो टर्म निकालने जा रहे हैं उसमें वो टर्म नहीं रहेगा। समझ पा रहे हैं? जैसे आई कैप जो आया यहाँ पे, जो आएगा आई कैप, उसमें ax और ay कहीं नहीं है, x एक्सिस वाले टर्म है ही नहीं, तो इसीलिए उसको हटा रहे हैं यहाँ पे। z अगर हटाएंगे तो बचेगा क्या? x1 x2 y1 y2 के कैप। समझ पा रहे हैं? और इसको सॉल्व करने का तरीका है डायगोनली सॉल्व करना है, मतलब ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, और बीच में माइनस का साइन यूज होगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले y1 इंटू z1, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में माइनस साइन देंगे, फिर y2 इंटू z1, सॉरी y1 इंटू z2, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, और y2 इंटू z1 आई क्या, फिर माइनस, फिर यही कॉन्सेप्ट यहां लगेगा, x1 इंटू z2 माइनस x2 इंटू z1 जे कैप। समझ पा रहे हैं? और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में ये लगेगा x1 इंटू y2 माइनस x2 इंटू y1 के कैप, और इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, और a क्रॉस b करके जो वेक्टर मिलना चाहिए वो हमको मिल जाएगा। तो कॉन्सेप्ट जो है इस टॉपिक से इतना हम लोगों को अभी जानना है। अब इससे रिलेटेड हम लोगों को क्वेश्चन बनाना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, यहाँ पे ये पुराना बुक है, आप लोग नया बुक अगर पढ़ रहे होंगे तो ये चैप्टर 6 होगा, और पुराना बुक में ये चैप्टर 7 है। जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट कीजिए और इसको बनाना है। तो आप लोग इतना देर में तो बना लिए होंगे, जब क्वेश्चन बनाते हैं वीडियो को स्टॉप कर लिया कीजिए, ठीक है ना, तब बनाइएगा। और देखते हैं, चलिए ये क्वेश्चन क्या क्या आ रहा है, सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है कि फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। यहाँ पे दो वेक्टर दिया है और इसका स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट दोनों निकालना है। तो सबसे पहले ये बताइए कि वेक्टर ए क्या है। अगर वेक्टर ए के बारे में बात करें तो वेक्टर ए है 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप, और वेक्टर बी जो है वो है -2i कैप प्लस j कैप माइनस 3k कैप। अगर हम फर्स्ट में वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालते हैं तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालने में तो कोई मसला ही नहीं, डायरेक्ट आप आई कैप जे कैप के साथ जो नंबर है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए।
तो यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू -2 प्लस -4 इंटू 1 प्लस 5 इंटू -3, तो कितना हो जाएगा -6 -4 -15, यानी ये -25 यूनिट आ जाएगा। जो भी होगा वो सॉल्व होकर के जो भी यूनिट होगा वो आ जाएगा। तो ये हुआ इसका डॉट प्रोडक्ट। अब चलिए देखते हैं स्केलर प्रोडक्ट। अब अगर हम लोग स्केलर प्रोडक्ट निकालें वेक्टर ए क्रॉस बी का, तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट के फॉर्म में इसको लिखेंगे। यहाँ पे टॉप रो में आई कैप जे कैप के कैप लिखेंगे, फिर वेक्टर ए का जो पार्ट है कंपोनेंट है वो लिखेंगे 3 -4 5, और बी का है -2 +1 लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 1 लिखेंगे काम चल जाएगा, और -3। अब क्या करेंगे यहाँ पे हम शॉर्ट तरीके से अगर बताएं तो हमको तो 2 और 3 और -2 तो लेना नहीं फर्स्ट में, सिर्फ ये चारों को लेना है। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, -4 इंटू -3 +12 हो जाएगा। -4 इंटू -3 क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा, +12। फिर माइनस साइन देना है, फिर 1 इंटू 5 हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे आई कैप, फिर माइनस साइन था, उसके बाद अब ये वाला पार्ट को छोड़ेंगे -4 और 1 को, क्योंकि सेकेंड टर्म निकाल रहे हैं। तो ये 3 और -3 मल्टीप्लाई होगा तो -9, फिर माइनस साइन देंगे और -2 इंटू 5 हो जाएगा -10, और यहाँ पहले से माइनस है तो हो जाएगा +10 जे कैप। फिर इसके बाद अब के कैप वाला टर्म निकालना है, इसको छोड़ेंगे तो 3 इंटू 1 3 हो जाएगा, -2 इंटू -4 तो हो जाएगा ये +8, और यहाँ पहले से माइनस है तो -8 हो जाएगा के कैप। तो क्या मिल जाएगा? 12 में 5 माइनस होगा, 12 में अगर माइनस होगा 5 तो 7 आई कैप, -10 में -9 होगा तो 1 जे कैप, और 3 में माइनस होगा 8 तो -5 के कैप। ये मिल जाएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। समझ पा रहे हैं? चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। आंसर जो है, आंसर इसका ये इसका आंसर है 7 आई कैप -जे कैप -5 के कैप, ये इसका आंसर है। अब बताइए अगर हमको बी क्रॉस ए वेक्टर निकालना है तब क्या करेंगे? तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझो। अगर ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए है, अगर हमको इसका उल्टा वेक्टर निकालना है तो क्या करते हैं? माइनस वेक्टर ए लिख देते हैं। माइनस बताता है वेक्टर के फॉर्म में उल्टा डायरेक्शन। समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पे ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। हम लोग देख चुके हैं कि ये वेक्टर अगर ए है और ये बी है, एंगल थीटा है, ए क्रॉस बी करोगे तो अपवर्ड मिलेगा इधर, और बी क्रॉस ए करोगे तो इसके अपोजिट में मिल जाएगा। समझ पा रहे हैं? तो जस्ट डायरेक्शन उल्टा हो रहा है, यानी जो साइन है वो चेंज कर देने से काम चल जाएगा। तो बी क्रॉस ए अगर निकालना रहेगा तो ये हो जाएगा -7 आई कैप, क्योंकि यहाँ प्लस था, ये माइनस में है तो ये +1 जे कैप, और -5 है तो +5 के कैप। तो इससे हम अपोजिट यानी बी क्रॉस ए वेक्टर भी निकाल सकते हैं। और वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक चीज समझ लीजिए, जब यहाँ तक बात पहुंच गया तो, कि वेक्टर ए अगर ये कोई भी वेक्टर जो है अगर उसका कंपोनेंट का रेशियो सेम है, जैसे यहाँ 7 और -7 डिवाइड करेंगे -1 मिलेगा, यहाँ भी -1 मिलेगा, यहाँ भी -1 मिलेगा, तो ये एक दूसरे का पैरेलल वेक्टर समझा जाएगा। क्या समझा जाएगा? और जब दो वेक्टर, अगर वेक्टर ए पैरेलल होगा वेक्टर बी का, तो ए क्रॉस बी जो होगा वो 0 होगा, क्योंकि पैरेलल होगा, अगर सेम डायरेक्शन में होगा तो थीटा हो जाएगा 0 डिग्री, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो थीटा हो जाएगा 180 डिग्री। और साइन 0 का भी वैल्यू होता है 0, और साइन 180 का भी वैल्यू होता है 0। तो आप इसके लिए अगर निकालिएगा तो ए बी साइन 0 डिग्री यूज होगा, और इसको जब सॉल्व करेंगे ए बी साइन 180 डिग्री यूज होगा, और दोनों कंडीशन में ये 0 कर देगा। तो यानी दो वेक्टर अगर एक दूसरे के पैरेलल है तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा? 0 होगा। क्लियर है यहाँ तक?